आदाब नाजरीन, मैं इकरा कुरैशी आप सबका तालीम और रोज़गार के इस एपिसोड में इस्तकबाल करती हूँ। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि तालीम के रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आती हैं। एजुकेशन के सफ़र में कई मरहले होते हैं। उन्हीं में से एक मरहला होता है जिस वक्त तलबा को करियर चूज़ करना होता है, और इस वक्त अगर उसको सही काउंसलिंग और गाइडेंस ना मिले तो उसको कामयाबी में रुकावटें आ सकती हैं। इस बात को आगे बढ़ाऊंगी एक शेर के साथ। चाहिए खुला रखना ज़हन के दरीचों को, चाहिए खुला रखना ज़हन के दरीचों को, इल्म व फ़न की दुनिया में हादसे भी होते हैं। जी हाँ नाजरीन, अगर तलबा को सही वक्त पर सही मशवरा, काउंसलिंग और गाइडेंस ना दी जाए तो उसकी कामयाबी में बहुत रुकावटें आ सकती हैं। हमारे इस डीडी उर्दू के प्रोग्राम तालीम और रोज़गार की यही कोशिश रहती है कि हम हर बार एक नया करियर लाएं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज दें। जब हम मेडिकल साइंस या पैरामेडिकल साइंस की बात करते हैं, ये वो साइंस है जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, हेल्थ मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। आजकल ये माना जाता है कि कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लैब टेक्नीशियंस पे बहुत डिपेंडेंट होता है। जी हाँ नाजरीन, आज का हमारा मौजू है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ हैं मिसेस नीरू गोसाई, जो मेडिकल लैब टेक्निकल असिस्टेंट हैं और जीबी पंत हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती हैं। मैम का 30 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारी दूसरी मेहमान है हिना कुरैशी, जो कि एक लैब टेक्नीशियन हैं और जीबी पंत हॉस्पिटल से ही हैं, और इनका 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करती हूँ। इसी के साथ दूसरी तरफ अपने स्टूडेंट्स का इस्तकबाल करती हूँ, जो कि इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले सवाल करती हूँ मिसेस नीरू आपसे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक 12वीं के बाद किया जाने वाला प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको करके आप इसमें अच्छी तरह से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके बारे में मैम आप ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी, किस तरह से स्टूडेंट इसको चूज कर सकता है? ये कोर्स जिन बच्चों ने 12वीं में साइंस ली है वो सभी बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। साइंस में बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स 12वीं के बाद करवाया जाता है। ये कोर्स बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कराया जाता है। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री तीनों तरह की कोर्स कराए जाते हैं। जी मैम। हिना, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप इसको और खोल के बताएं कि क्या कॉम्बिनेशन होता है साइंस के लिए, आपको सब्जेक्ट्स का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट का कि वो इस करियर को ऑप्ट कर सकता है? ये कोर्स बेसिकली 12th के बाद किया जाता है। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना तीनों ज़रूरी है, और 12th के बाद इसी 11th एंड 12th के बेसिस पे आपका एंट्रेंस होता है, जिसके ज़रिए आपको एडमिशन मिलता है इन दिस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के करियर में। मिसेस नीरू, इसमें शायद फर्दर और भी फील्ड्स होती हैं या और भी ब्रांचेस में ये बटा है MLT की जब हम बात करते हैं? जब हम MLT की बात करते हैं तो जो भी संस्थान इस कोर्स को कराते हैं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे जाते हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंक है और हिमेटोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी, सब सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको टॉप पसंद है लैब, उसमें आप अपना आगे फर्दर रोजगार चुन सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनता है जब इस तरह के कोर्सेज के बारे में बात होती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उनके बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर सोचा जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सीट्स बहुत कम होती हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थानों को मान्यता प्रदान की है कि जिसमें भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा फीस का फर्क होता है, लेकिन दोनों बराबर होते हैं। जब आप बाहर कोर्स करके निकलेंगे तो दोनों की डिग्री के लिए अप्लाई बराबर होते हैं। अच्छा। पर वो दोनों भी, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि शायद MBBS में एडमिशन नहीं हुआ होगा या जो भी आगे की प्लानिंग्स थी वो नहीं हुआ तो आखिर में ये कर डाला। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही रहा?
एग्जैक्टली मेरे साथ यही एक सेम सिचुएशन हुई थी। 12th के बाद 12th तक मैंने बायोलॉजी ली थी 12th में। तो मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, और मैं बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थी कि हाँ एमबीबीएस में ही मुझे एडमिशन लेना है। मैंने एमबीबीएस का एंट्रेंस दिया। उसको देने के बाद मुझे ये करना चाहिए था कि मैं रेगुलर कॉलेजेस की तरफ भी थोड़ा ध्यान देती, मैं वहाँ के फॉर्म्स भरती, बट मैंने उसको अवॉइड कर दिया एंड मैं सिर्फ एमबीबीएस पे फोकस रहा मेरा। ओके, अब एमबीबीएस अनलकीली नहीं हुआ। उसके बाद मेरे पास ना रेगुलर कॉलेज का ऑप्शन रहा, ना एमबीबीएस रहा। आई वाज ब्लैंक कि मैं अब क्या करूँगी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक ऐसा भी कोर्स होता है। मुझे तब तक कुछ नहीं पता था इस कोर्स के बारे में, क्या है कैसा है। मैंने वो ज्वाइन कर लिया कि मेरा पढ़ाई तो बच जाए, मेरा साल बच जाए। खैर मैंने वो ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे लगा कि मेडिकल फील्ड में भी आप इतने और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सिर्फ एक एमबीबीएस ही नहीं है मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ और भी बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं। तो मैंने ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स किया और इसमें मुझे पता चला कि डिप्लोमा बैचलर्स होता है, मास्टर्स होता है, एंड इवन आप पीएचडी तक कर सकते हो। तो मैंने कहा अगर डॉक्टर बनना है तो मैं पीएचडी के रास्ते से भी बन सकती हूँ और इस फील्ड से भी बन सकती हूँ। तो मैंने वहाँ से ही कोर्स किया और लकीली मैं अब जॉब पर भी हूँ और मैं आगे पीएचडी के लिए भी प्लान कर सकती हूँ। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम से कम 70% डिपेंड होता है आप लोगों पे। कैंसर हो, ट्यूमर हो, एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, वो आप से ही होकर उन तक पहुंचेगा, तभी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 70 नहीं, मैं तो कहूंगी 100% डॉक्टर्स हमारे पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी आजकल का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, लैब्स में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के टेस्ट आ गए हैं, इतनी तरह के टेस्ट आ गए हैं, बीमारी की बाहर निकलने से पहले उसको प्रिवेंशन करने के लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो वो करवा के पता लगा सकते हैं और पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के नाम अगर बता सकें, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम के जरिए पहुंच सके तो आप बताएं। जब भी बच्चा 12वीं करके निकलता है तो जैसे और तरह के एंट्रेंस की तैयारी करता है, तो इसका भी एक एंट्रेंस होता है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसका एक एंट्रेंस लेता है, जिसमें आपका जो भी आपकी रैंकिंग आती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट तो एक मीराबाई पॉलिटेक्निक है, और भी इसके अलावा 10 और कॉलेजेस हैं जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलेटेड हैं। आपकी रैंकिंग के हिसाब से वो आपको कॉलेज बांटे जाते हैं, जितना जिसका अच्छा रैंक होता है वो होता है। और बाकी प्राइवेट संस्थान में अगर देखो तो नीम्स यूनिवर्सिटी है, विनायक है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ये सब हैं जो ये सब कोर्स कराते हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल है, सफ्दरजंग में भी ये सब कोर्स होते हैं, बहुत सारे हैं। वो आपको अगर वेबसाइट पे देखोगे तो आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, सब मिल जाएंगे आप। तो अब स्टूडेंट्स के कुछ सवाल ले लेते हैं। समीरा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? यस मैम, मैंने साइंस साइड से 12th की है और मैं पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आपको एक एंट्रेंस देना होता है पॉलिटेक्निक का, उसके हिसाब से जो आपकी रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा। फॉर गवर्नमेंट वालों के लिए बता रही हूँ। अगर अनलकीली आपका नहीं होता सिलेक्शन तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स कराते हैं, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी वो इंस्टीट्यूट जो बीटीआई से रिकॉग्नाइज्ड हैं, राइट। तो आपको ये सर्च करना बहुत बहुत ज़रूरी है अपना करियर चुनने से पहले कि जिस इंस्टीट्यूट को आप चुन रहे हैं फॉर योर फ्यूचर वो बीटीआई से एक मान्यता प्राप्त हो, जो कि अगर आप आगे जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपका कहीं रिजेक्शन ना हो। बिल्कुल। शावेज, आप पूछना चाहेंगे? मेरा नाम शावेज है। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि अगर मैं इस कोर्स को करता हूँ तो कितने चांसेस है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स के चांसेस कितने हैं, पर फिर भी हमारा एक डीएसएसबी बोर्ड है दिल्ली स्टेट के लिए। इसके अलावा और सब स्टेट्स में भी ऐसे सेंट्रलाइज्ड बोर्ड हैं, रिक्रूटमेंट सेल्स हैं, जो आपको जब भी उसमें वैकेंसीज निकलेंगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। शुभम चौहान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैम, जहाँ तक हम बात करें पैरामेडिकल साइंस की तो बहुत कम बच्चों को ये पता है, और मैं भी आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि इसमें हम आगे फर्दर स्टडीज़ और एडवांस स्टडीज़ में क्या क्या कर सकते हैं और इसमें कितना स्कोप है? बहुत स्कोप है, जैसे कि बीए, एमए और पीएचडी करते हैं, इसमें भी आप 12वीं के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद बीएससी एमएलटी कर सकते हो, बीएससी के बाद एमएससी एमएलटी कर सकते हो। जो इतनी सारी ब्रांचेस बताई हैं उसमें से कोई एक ब्रांच चुन के कर सकते हो, फिर उसमें पीएचडी भी कर सकते हो। तो तुम डॉक्टर तो वैसे ही पीएचडी करके बन ही जाओगे,
ये आपके कैलिबर के ऊपर है बच्चों कि आप कितना आगे एडवांस में जा सकते हैं और कितना ऊंचाई को छू सकते हैं। बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि एमबीए भी कर सकते हैं, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए ऑप्शंस हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये पोस्ट इंट्रोड्यूस की है और ये पोस्ट होती है। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल करना चाहूँगी बीच में कि कैसा लगता है आपको, क्योंकि जब आप कोई टेस्ट करती हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, तो आपकी एक पर्सनल फीलिंग क्या रहती है? हमको दोनों के लिए बैलेंस रहना पड़ता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो भी है बाकी आगे तो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जी, कैसे हमारी यही treatment रहती है कि होना हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। नीरू मैम, आप क्या कहना हॉस्पिटल में जॉब करते वक्त हमेशा सब हॉस्पिटल्स में बहुत दुखी और वैसे लोग आते हैं, तो एक ये फीलिंग रहती है कि हम सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, कुछ कॉज के लिए अपना प्रोफेशन चुना है हमने और उसमें काम कर रहे हैं। जब कोई बहुत बुरी रिपोर्ट आती है, बहुत गंदे पॉजिटिव, तो हमें पेशेंट को देते हुए दुख होता है। हम कभी कभी हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जॉब करके। तो आगे स्टूडेंट्स के सवालात लेते हैं। विवेक, आपके पास कुछ सवाल है? मुझे ये पूछना है मैम कि इसके एडमिशन के लिए क्या कोई टाइम पीरियड है या कभी भी एडमिशन ले सकते हैं? जी, जब 12वीं का रिजल्ट आता है उसके आसपास ही फॉर्म निकलते हैं, सब पूरे साल में एडमिशन नहीं होता, तभी निकलते हैं फॉर्म, Thank you, ma'am, thank you. तभी आप एडमिशन ले सकते हो। हेलो मैम, मेरा नाम हरीश है। मैम मैं जानना चाहता हूँ ये कोर्स रेगुलर और कोर्सपोंडेंस से भी हो सकता है क्या? नहीं, ये एक रेगुलर फुल फ्लाइट कोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स की जरूरत होती है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं होता ये कोर्स। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको फ्रॉड में करवा भी रही है तो उसकी कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। मैम मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोर्स करने के बाद जॉब ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आपको गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स में नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत सारी लैब हैं। बिल्कुल। इवन हर एरिया में आपको एक प्राइवेट लैब मिल जाएगी, तो जॉब की तो गारंटी है, जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। पर बीइंग ए फ्रेशर आप एक इतनी अच्छी रिप्यूटेड लैब नहीं खोल सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो वो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप गो हेड, आप खोल सकते हो, अपना काम भी खोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं, देखो मतलब गवर्नमेंट से आपको कुछ अप्रूवल चाहिए होते हैं, फिर आपको एक पैथोलॉजिस्ट हायर करना पड़ेगा, काफी सारे हैं। पर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़े टाइम तक आप पहले जॉब करके आप अपना एक्सपीरियंस ले लें और उसके बाद आप अपना काम करने शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज का आपको पता है कि हमेशा एडवांसमेंट चलता रहता है। आपने एक ट्रेनिंग हासिल कर ली है, आप एक जगह से कोर्स कर चुकी हैं, अब आप जॉब में हैं। अब फर्दर जो एडवांसमेंट हो रहा है उससे फिर आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं? क्योंकि ये तो मशीनरी के ऊपर है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। आपको कैसे पता लगता है कि अब लेटेस्ट क्या हो रहा है? वो सारी चीज़ें तो एक्चुअली हम ऐसी जगह पर है, ऐसे इंस्टीट्यूट में है जहाँ पर सारी एडवांस चीज़ें ही आ रही हैं। जो भी कुछ नया आता है मार्केट में वो हमारे हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस होता है। जी, तो उसकी जानकारी वो आके हमें कंपनी वाले देते हैं। अच्छा। उसके थ्रू हमें सब पता तो चल जाता है। हमें आपके शायद ट्रेनिंग कोई दी जाती है। वर्कशॉप, सेमिनार्स भी चलते हैं। सब होता सेमिनार्स है। होते हैं, हर साल सेमिनार होते हैं। जी, तो उसमें हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टच में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। इस जगह में आप स्टूडेंट से भी बात कहना चाहूँगी कि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो डॉक्टर बनना ही एक अल्टीमेट नहीं होता। इसकी आप सुने कितनी वैल्यू है। किसी को एनीमिया है, किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूमर है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई डायबिटिक है, वो सब चीज़ों का डिसीजन, सब चीज़ों का डायग्नोस लैब टेक्नीशियन ही करेगा। तो उसका एक अपना मकाम है। तो ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइज ना करें आप कि अगर मेडिकल साइंस है तो बस टॉप पे डॉक्टर ही है। आखिर में अपने दोनों मेहमानों से एक मैसेज चाहूँगी कि आप नाजरीन को, इन स्टूडेंट्स को दें, जिससे उनको इस करियर के बारे में और मोटिवेशन मिले। और अगर उनके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहे हों या उनको लग रहा हो कि नहीं ये ऑप्शनल चीज़ है, देखेंगे, तो वो उस चीज़ से हट के अपने आप को फोकस कर सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगे नीरू मैम? वाकई ही जब एक स्टूडेंट साइंस लेता है तो सबसे पहले डॉक्टर ही बनना चाहता है, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। बाकी और बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं
जिसमें से एक ये लैब का कोर्सेज है। इसमें भी आप छोटे से स्टार्ट करके बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं और अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। हिना, आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं भी यही मैसेज दूंगी कि वही कहूँगी कि पीसीबी अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक एमबीबीएस ही ऑप्शन नहीं रह जाता। एमबीबीएस के अलावा भी मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके लिए आपको सर्च करना है। बस यही ना समझे कि 12th का एग्ज़ाम दे दिया और हम फ्री हो गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल जो असली जद्दोजहद आपकी लाइफ की वो 12th के बाद शुरू होती है। तो मेन चीज़ ये है कि 12th के बाद आप सर्च करें कौन कौन से कोर्सेज हैं 12th के बाद जो हमें मिलेंगे जो आपके करियर के लिए सही हैं और आपके चॉइस के हैं। मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द गुड ऑप्शन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। उसमें आप और हायर लेवल भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स भी है, पीएचडी भी है। आप अपना डॉक्टरी वाला सपना इधर से भी पूरा कर सकते हैं। तो उसके साथ ही अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने, जाहिर सी बात है, आप प्रोफेशनल हैं, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग आए। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, एक शेर के साथ अपने एपिसोड को ख़त्म करना चाहूँगी। रहा करती है कामयाबी हरदम उनके कदमों में, रहा करती है कामयाबी हरदम उनके कदमों में, जिन्हें अपना हदफ अपना निशाना याद रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट को फोकस होना बहुत ज़रूरी है, उसको स्मार्ट और अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो कामयाब नहीं हो सकता अगर उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वो चाहे तो लेट भी हो सकता है या उसके हाथ से वो करियर निकल भी सकता है। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह एपिसोड जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर स्पेशलाइज था आपको पसंद आया होगा और मैं चाहूँगी कि आप अपने ख्यालात और फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है talim-o-rozgar@gmail.com। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।